Hello, good morning, everyone. Good morning, good morning. Yes, Har Har Mahadev. Good morning. सुबह सुबह हाँ, आँख खुली और मैडम दिख गई आज ऐसा। हाँ जी, कैसी चल रही है पढ़ाई? तो आज अपना ये लास्ट रिवीजन लेक्चर है जिसमें राधे राधे बेटा, जिसमें हम लोग अपना 12th के आखिरी के जो 2 चैप्टर्स हैं, हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग, और एवोल्यूशन, विकास, इनको कवर करेंगे। इसके बाद अपने रिवीजन लेक्चर नहीं होंगे, ठीक है। उम्मीद सीरीज अपनी चली रहे, 3 चैप्टर्स में बच रहे हैं, वो आपके कल परसों और एक दिन और मैं लेकर के ख़त्म कर दूंगी। और बता दूं, वालेकुम अस्सलाम बेटा। और मैं आपको बता दूं बेटा कि आप लोगों के लिए आपके कहने पर कंप्लीट एनसीईआरटी डायग्राम्स और टेबल्स, इसका भी एक लेक्चर हो जाएगा, ठीक है, यूट्यूब पे, जैसी उम्मीद के लेक्चर्स खत्म होंगे, जहाँ तक है ट्यूसडे को है उसका, ठीक है ना। कंप्लीट एनसीईआरटी के डायग्राम्स और कंप्लीट एनसीईआरटी के डायग्राम्स और जो भी टेबल्स है एनसीईआरटी में जूलॉजी सेक्शन के, वो मैं करवा दूंगी। महामैराथन बेटा इस बार आपका स्लाइड मैप ऑन नहीं है, ओके। महामैराथन इस बार आपका नाहाटा सर करवाएंगे, पूरी बायो का, जूलॉजी बॉटनी दोनों का, ठीक है। तो इस तरीके से आपके आखिरी टाइम तक हम आपके साथ लगे रहेंगे। चलिए, सो स्टार्ट करें। मैं बिल्कुल बढ़िया, शकील आप कैसे हैं? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मानव स्वास्थ्य तथा रोग का, ये रहा। चलिए, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, 45 सेकंड का समय दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं दूंगी। हाँ जी, बच्चों ने कहा था मैडम क्वेश्चन जब आता है आप शांत रहिएगा, तो मैं शांत रहूंगी। चलिए, हाँ जी, बी, सी, सी ज़्यादातर बच्चे लगा रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी लगा रहे हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं बेटा आप लोगों का। 1 मिनट रुकिएगा, है ना, 1 मिनट बस। चलिए, 1 मिनट यार, आइए। तो निम्न में से कौन से कथन टाइफाइड रोग के बारे में सही है? सही क्या है बेटा, है ना। साल्मोनेला टाइफी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक मतलब बीमारी कॉज करने वाला बैक्टीरिया है, जो संदूषित भोजन और जल के द्वारा मनुष्य की आंत में प्रवेश करते हैं, छोटी आंत में, ठीक है, और रक्त द्वारा अन्य अंगों में जाते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। दूसरा है लगातार बुखार, ठीक है, उच्च ज्वर, कमजोरी, पेट दर्द, कब्ज, सिर दर्द और भूख ना लगना इसके सामान्य लक्षण है। लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में हमने देखा था आंत में परफोरेशन यानी कि छिद्र हो जाते हैं और मृत्यु भी हो सकती है। आगे बेटा, टाइफाइड वैक्सीन डीपीटी वैक्सीन के रूप में उपलब्ध है, ये गलत है बेटा। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस के लिए बैक्टीरिया, ये वैक्सीन है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस के लिए, टाइफाइड के लिए नहीं है।
इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को एंटीबायोटिक से उपचारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी गलत है बेटा, क्योंकि एंटीबायोटिक माइक्रोबियल आपके बैक्टीरियल रोगों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जीवाणु जनित रोग है तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होगा इसके उपचार के लिए। ठीक है, विडाल टेस्ट की तुलना में ब्लड कल्चर टेस्ट टाइफाइड ज्वर की पहचान के लिए अधिक प्रभावशाली परीक्षण है। ऐसा क्या? विडाल टेस्ट की तुलना में ब्लड कल्चर टेस्ट टाइफाइड ज्वर की पहचान के लिए अधिक प्रभावशाली, ये तो गलत है भाई। विडाल टेस्ट ज्यादा प्रभावशाली है, हाँ या नहीं? तो ये तो गलत हो गया ना। टाइफाइड के लिए हम विडाल क्यों करते हैं, तो विडाल ज्यादा प्रभावशाली है, ब्लड कल्चर में नहीं पता लगता है। तो फिफ्थ गलत हो गया बेटा। कौन सा सही है? फर्स्ट सही है और सेकंड सही है। 1 and 2, 1 and 2, 3 4 तो अपने गलत है। 1 2 5 तो गलत हो गया ना बेटा। विडाल ज्यादा इसके लिए कब बोलेंगे कंफर्मेशनल टेस्ट है। टाइफाइड के लिए हम विडाल लगाते हैं। ठीक है, चलिए तो सही कौन सा है बेटा अपना? ए। लेट्स चेक द रिजल्ट्स। मात्र 17% बच्चों का सही है। क्या कर रहे हो तुम लोग? सी कैसे लगा दिया? हमने पढ़ा है भाई साहब। मैम सी होगा, कैसे होगा परी? सी, हाँ सी कैसे होगा बेटा? उसने लिखा है सी में फिफ्थ ऑप्शन भी है। फिफ्थ ऑप्शन में लिखा है कि विडाल की तुलना में ब्लड कल्चर ज्यादा रिलायबल टेस्ट है इसके लिए। नहीं, विडाल इसके लिए ज्यादा रिलायबल है। विडाल टाइफाइड के कंफर्मेशन के लिए हम विडाल करते हैं। तो 1 और 2 सही है। तो 17.21%। काजल शिवानी साहिल। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 45 सेकेंड्स। हाँ जी, निम्न में से वह विकल्प चुने जो प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के सही क्रम को दर्शाता है। हाँ जी, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को सही क्रम से कौन सा इनमें से दर्शा रहा है? सी कैसे सही है भाई? हाँ, फिफ्थ वाला ऑप्शन तो रॉन्ग है, तो सी कैसे सही हो सकता है? थोड़ा दिमाग से काम चलो भैया, कॉपी पेस्ट मत करो कहीं से भी उठा करके। चलिए देख लेते हैं एक बार। स्पोरोजोइट्स मानव में आएंगे। ठीक है, आरबीसीज यकृत कोशिकाएं, आरबीसीज और यकृत कोशिकाओं में गुणन करेंगे, जिसमें पहले यकृत में करेंगे बाद में आरबीसीज में। रक्त में गैमिटोसाइट्स मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है। रक्त भोजन की तरह काम करता है, जो कि मादा मच्छर में जाएगा जब वो काटेगी। तो मादा मच्छर में उसका गुणन होता है? नहीं, मादा मच्छर में निषेचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्पोरोजोइट्स मानव में आएंगे, यकृत कोशिकाओं में जाएंगे, यकृत कोशिकाओं में वो गुणन करेंगे, फिर वहां से यकृत कोशिकाएं फटेंगी तो वो रक्त में आएंगे, यहाँ पर अपना गुणन करेंगे, रक्त कोशिकाएं फटेंगी, हीमोजोइन नाम का वर्णक निकलेगा, और ये हीमोजोइन पिगमेंट की वजह से बेटा बुखार आता है, जो मलेरिया का हमने देखा है हर 3 दिन में। ठीक है, रक्त में गेमिटोसाइट्स होंगी जो कि रक्त भोजन से मादा मच्छर में चले जाएंगे। ठीक है, मादा मच्छर के अंदर बेटा इसका गुणन होता है, फिर स्पोरोजोइट्स बनते हैं। ये गुणन क्यों लिखा है बेटा? निषेचन बोल सकते हैं। चलो और ऑप्शन देख लेते हैं, इसी में गलत है, पर ये यहाँ पे तो ये भी गलत है ना। फिर स्पोरोजोइट्स मच्छर के अंदर बनेंगे, बिल्कुल ठीक है। गेमिटोसाइट्स मच्छर में अंदर, जो कि काटने पर, गेमिटोसाइट मानव में, ये गलत हो गया। ठीक है, स्पोरोजोइट्स मानव में आएंगे, यकृत कोशिका में जाएंगे, रक्त में गेमिटोसाइट्स, रक्त में भोजन काटने पर मादा मच्छर में जाएंगे, गुणन होगा, स्पोरोजोइट्स मच्छर में बनेंगे। तो यहाँ पे ज्यादा सही कौन सा है? स्पोरोजोइट्स मानव में आए, यकृत कोशिकाओं में गए, वहां से आरबीसीज में गए, फिर रक्त में गेमिटोसाइट्स बने। तो बहुत अच्छा तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बी लगाएंगे जो भी ऑप्शंस दिए उसके हिसाब से। लेट्स चेक। 58% बच्चों का सही है, स्काई सर का लाडला, नंदिनी और सोहेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और इसके लिए मैं आपको दूंगी 30 सेकेंड्स। एलिफेंटाइसिस यानी कि हाथी पांव एक गंभीर इन्फ्लामेशन है, शोथ है, जिसमें संपूर्ण अंग विकृति हो जाती है।
यह किसके द्वारा होता है? हाँ जी, एलिफेंटाइसिस का, हाथी पांव, इसका रोग जनक कौन है? अच्छा टीना, ऐसी बात है तो मैं डेली सुबह दर्शन दे दूंगी यार, कौन सी बड़ी बात है। सी, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। चलिए, एस्केरिस से एस्केरियता होती है, एस्केरियासिस, ठीक है। इकोलाई से ऐसा कुछ नहीं होता है। वूचरेरिया मलाए, वूचरेरिया बेनक्रॉफ्टी, इनसे बेटा बेनक्रॉफ्टी, इनसे होता है आपका एलिफेंटाइसिस। ट्राइकोफाइटॉन से ट्राइकोमोनियासिस। तो आंसर, सॉरी, ट्राइकोफाइटॉन तो आपका वो है, फंगस है, ठीक है। माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन, इनसे होता है दाद खाज खुजली, रिंगवर्म, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए, 81% बच्चों का, लगभग 82% बच्चों का सही है। तुषार, स्काई सर्कल लाडला और विष्णु यादव। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, मैच दी फॉलोइंग है, तो इतना ही समय मिलेगा। हाँ जी, मैच दी फॉलोइंग। हम्म। ट्रेपोडर्मा पैलिडम। चलिए, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, सिफिलिस होता है ट्रेपोडर्मा, ट्रेपोनीमा होता है यार, ट्रेपोनीमा पैलिडम से होता है, ठीक है ना। क्या टाइपिंग किया है, ट्रेपोनीमा पैलिडम से होता है। तो डी का हो गया 1 बेटा, आंसर एक से ही आ गया अपना। इसके बाद कॉलेरा, कॉलेरा में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देते हैं अपन, ओआरएस देते हैं, लेकिन एक से ही आपका आंसर आ गया है, तो इसको आप आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना। डिप्थीरिया में डीपीटी वैक्सीन, अभी मैंने आपको बताया था, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के लिए डीपीटी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बी का हो गया 3, ठीक है। अमीबियासिस, रोगाणु रहित भोजन और जल का उपयोग, रोगाणु सहित भोजन है, तो उत्तर हो जाएगा आपका बी। चलिए, लेट्स चेक। 68% बच्चों का लगभग सही है ये यार, आदर्श, नंदिनी और जयश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हेपेटाइटिस बी निम्न के द्वारा संचारित होता है। हेपेटाइटिस बी कैसे हो सकता है बेटा? पोल पहले ही आ जाता है रेनू, ऐसा? हाँ जी, हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा होता है, या किसके द्वारा संचरित होता है या फैलता है? टोटल कितने क्वेश्चन हैं खुशी? 20 विकास से 20 क्वेश्चन है और स्वास्थ्य और रोग से भी 20 क्वेश्चन है। तो इन टोटल वी हैव 40 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई केम टू नो कि 11 बजे आपकी पेप्सर की क्लास है। पहले मैंने कहा था 11 बजे कर लेते हैं, फिर मुझे पता लगा पेप्सर की क्लास है, तो मैंने कहा ठीक है फिर 9 बजे कर लेते हैं। 1 बजे बहुत लेट हो जाता है, बच्चों को थोड़ा रिलैक्स भी चाहिए, उधर यूट्यूब की भी उम्मीद सीरीज होती है ना। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, छींकने से नहीं ट्रांसमिट होता है, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से नहीं होता है, खांसने से नहीं होता है, ब्लड डोनेशन से हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है, ठीक है। तो बी क्यों लिख रही हूँ यार मैं, डी, रक्त आधान से। चलिए, लगभग 82% बच्चों का सही है, कुमकुम, नुगेश और मंताशा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 45 सेकेंड्स। निम्न कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते तो आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद पोल किया करें। अच्छा, कर देंगे भैया, वो भी कर देंगे। 10 बजे फिजिक्स की क्लास है। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है राहुल,
और भी किसी को नहीं आ रही है मेरी आवाज़? पोल बहुत पहले आ जाता है और सबमिट ही नहीं हो पाता। चलो। चलिए, पहला कथन है, मलेरिया परजीवी को, मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो परपोषियों की आवश्यकता होती है, मनुष्य की और मच्छर की, मादा एनाफिलिस की। सही है। हीमोजोइन जो होता है बेटा, मलेरिया संक्रमण के दौरान यकृत कोशिकाओं के फटने से उत्पन्न एक टॉक्सिक पदार्थ है। नहीं, आरबीसी कोशिकाओं के फटने से उत्पन्न होने वाला एक टॉक्सिक पदार्थ है। तो जिसने ए लगाया बेटा वो गलत हो गया है ना, क्योंकि पहला सही है, दूसरा गलत है। सी, बहुत बच्चों ने ए लगाया है इसमें। लेट्स चेक दी आंसर। केवल 28% बच्चों का सही है, पीहू, स्काई सर का लाडला और सुशीला। तुम ये छोटी छोटी गलतियां जो कर रहे हो ना यहाँ पे, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ने की, बेटा ये तुम्हें मार देंगी। समझते नहीं हो तुम लोग। अगला, अच्छा पहले चलिए, मलेरिया परजीवी के स्पोरोजोइट्स को हम कहाँ देख सकते हैं? हाँ जी। कहाँ देख सकते हैं? हम्म। चलिए, तो मलेरिया परजीवी के स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स कहाँ मिलेंगे आपको? संक्रमित मादा एनोफिलिस मच्छर की लार में। संक्रमित मादा एनोफिलिस मच्छर की लार में, ठीक है, बोल सकते हैं लार में ही मिलेगा। ताजा निर्मोचित मादा एनोफिलिस मच्छर की लार ग्रंथियों में। आ, तो ताजा निर्मोचित मतलब निकलने वाला, मादा एनाफिलिस मच्छर की, संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर की लार में ताजा निर्मोचित। यहाँ पे ताजा निर्मोचित का क्या मतलब है? संक्रमित मनुष्य की प्लीहा में तो नहीं मिलेगा, मलेरिया से पीड़ित मनुष्यों की आरबीसी में बेटा स्पोरोजोइट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो कहाँ मिलेंगे ये? लार में मिलेगा, लार ग्रंथियों में मिलेगा, आप ये बोल दो, ताजा निर्मोचित मादा एनाफिलिस मच्छर की लार ग्रंथियों में मिलेगा। अब इसका जरा इंग्लिश वर्जन मिल जाता तो हम ज्यादा सही कर पाते। संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर की लार में मतलब इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के सलाइवा में, ठीक है। अब ये ताजा निर्मोचित क्या हो रहा है यार? फ्रेशली रिलीज्ड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की लार ग्रंथियों में, फ्रेशली रिलीज्ड मतलब जो निकाल चुका है लार उसकी ग्रंथियों में थोड़ा ना मिलेगा, संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर की लार में। ए होगा बेटा इसका, ठीक है। जो संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर है उसकी लार में मिलेगा, ठीक है। ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आइए, लगभग 59% बच्चों का सही है, चंदन, वैष्णवी और मंताशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ही कौन सा है यार? दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हम्म। हम्म।
चलिए, कौन सा कथन निमोनिया से संबंधित गलत है? सी, डी लग गया मैडम, बताओ। तो आपको गलत चुनना है। निमोनिया संक्रमित व्यक्ति द्वारा, निमोनिया इज लाइक कोरोना, ठीक है। कोरोना निमोनिया का ही एक एग्जैजरेटेड रूप था, ठीक है ना। तो ये संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए जो बिंदु के, मतलब वो खांसेगा, छींकेगा और वो ड्रॉपलेट्स अगर आपके ऊपर आएंगे स्वस्थ व्यक्ति के, तो या उसके बर्तन वगैरह साझा करने से, उसके द्वारा छुई गई या यूज की गई कोई भी चीज इमीडिएटली यूज करने से बेटा निमोनिया फैल सकता है, बिल्कुल सही है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा पैथोजन द्वारा निमोनिया फैलता है, बिल्कुल सही है। इसको रोकने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, ये गलत है बेटा। बहुत सारी वैक्सीन, मतलब निमोनिया के मैंने आपको बताया भी था, 28 से ज्यादा स्ट्रेन्स हैं, मतलब 28 से ज्यादा प्रभेद है निमोनिया बैक्टीरिया के। और उनमें से जो घातक है, जो बच्चे को मार सकते हैं, उनके लिए जानलेवा हो सकते हैं, उनको रोकने के लिए बेटा वैक्सीन अवेलेबल हैं। हालांकि सारे स्ट्रेन्स को रोक, ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को निमोनिया का वैक्सीन लग गया वो कभी उसको निमोनिया नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन इतना घातक नहीं होगा कि वो मर जाए, ठीक है ना। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा, गलत तो हो गया सी ना, इनमें से कोई नहीं। चलो आ जाइए, 75% बच्चों का लगभग सही है, स्काई सर्कल, लाडला, विष्णु और सौम्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अरे यार ये नंबर ऐसा क्यों करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिए गए चित्र में ए बी सी डी को नामांकित भागों, ए बी सी डी को पहचान लो। चित्र दिख रहा है आपको? मैं एक बार यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। ये है अपना ए, ये है ए, बी, ये छोटी, ठीक है, सी, और ये डी। चलिए स्टार्ट कर रही हूँ मैं, 45 सेकंड दे देते हैं आपको। हम्म, ये हैं सी दोनों। हाँ जी, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, तो ए क्या है बेटा, ये एंटीबॉडी प्रतिरक्षी की संरचना है, जिसमें ए बेटा एंटीजन से जुड़ने का स्थल है, ठीक है, ठीक है। बी क्या है बेटा, हल्की श्रृंखला है, बी डाइसल्फाइड बंध नहीं है, तो आंसर यहीं से आ गया हमारा सी। सी क्या है बेटा, भारी श्रृंखला, और डी यहाँ पे दिखाए हैं दोनों डाइसल्फाइड बंध, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी, लगभग 74% बच्चों का सही है, विष्णु, कुमकुम और अंजलि। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्टेटमेंट दिए हैं, प्लीहा से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। चलिए, हम्म, प्लीहा इज स्प्लीन से रिलेटेड पूछा गया, ठीक है ना।
चलिए, तो प्लीहा से संबंधित आपको सही विकल्प चुनने हैं। प्लीहा एक बड़ा सेम के दाने के समान अंग है जिसमें मुख्यतः लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स होते हैं। ठीक है, ये आपका पेट होता है, बताया आपका स्टमक, और इसके ऊपर बेटा आपका यहाँ पर ये प्लीहा होता है, बताया था मैंने। ठीक है, चलिए, प्लीहा एरिथ्रोसाइट्स का बड़ा भंडार है, सही बात है। इसको हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं, और इसको बेटा हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, बताया हुआ है। ठीक है, ये एक प्राथमिक लिम्फोइड अंग है, ये गलत है बेटा। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? दो, बी और टी। बी मतलब बोन मैरो, इस वहां पे बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। टी मतलब थाइमस ग्रंथि, वहां पे टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन होता है। ये प्लीहा आपका द्वितीयक लिम्फोइड अंग है। प्लीहा रक्त जनित सूक्ष्म जीवों को पकड़ने के लिए एक निस्सिंद की भांति कार्य करता है, बिल्कुल सही है। जितने भी आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, जितने भी आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं? वो जो भी प्रतिजन आए हैं बेटा आपके ब्लड में, उनको छान के अपने पास रख लेते हैं और वहीं उन प्रतिजन को मारने के लिए प्रतिरक्षी काम करते हैं। तो हमने कहा था कि बनते चाहे आपके प्रतिरक्षी कहीं पे भी हो, लेकिन उनका जो आमना सामना होता है वो आमना सामना आपके द्वितीयक लसिकांगों में होता है। ठीक है, चलिए, तो 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। 1 2 3 तो बिल्कुल ही गलत है ना, तो जहां जहां 3 है वैसे ही हट गया। 1 2 4। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका डी। आ जाइए, मात्र 28% मान लो मिश्रण खान, नंदिनी और कैसर का लाडला। क्वेश्चन नंबर 11, 45 सेकेंड दूंगी अभी, पहले पढ़ लेते हैं इसको। सहज प्रतिरक्षा के अलग अलग रोधों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सहज प्रतिरक्षा में 4 रोध हैं, चलिए कौन सा कथन सही नहीं है आपको उसका आंसर करना है। कौन सा सही नहीं है? चलिए, तो हमें ये पता है कि 4 तरीके के रोध होते हैं। पहला हो गया आपका भौतिक यानी कि फिजिकल, दूसरा हो गया आपका कारिकी जिसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल, तीसरा हो गया आपका कोशिकीय जिसको हम बोलते हैं सेलुलर बैरियर, और चौथा होता है बेटा आपका साइटोकाइन बैरियर। क्या होता है? साइटोकाइन बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में आ जाता है बेटा आपका स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन, फिजियोलॉजिकल में आ जाता है आपकी आंखों के आंसू जिसमें लाइसोजाइम है, आपकी लार जिसमें लाइसोजाइम है, और आपके आमाशय में जो HCl है। ठीक है, कोशिकाओं में आ जाता है आपका नेचुरल किलर्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, आपके मैक्रोफेजेस हो गए। ठीक है, और साइटोकाइन बैरियर्स में आपके इंटरफेरॉन्स आते हैं। तो आपको सही नहीं है चुनना है। आमाशय में उपस्थित अम्ल, मुंह की लार, आंखों के आंसू सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं और हमारे शरीर का कारिकी रोध बनाते हैं, अभी बताया हमने। ठीक है, श्वसन जठरांत्र और मूत्र जनन पथ को आस्तरित करने वाली म्यूकस झिल्ली, ये आपकी त्वचा और म्यूकस झिल्ली आपका भौतिक रोध बनाती है। ठीक है, आपका फिजिकल बैरियर बनाती है, सूक्ष्म जीवों को पकड़ने में नहीं मदद करती है, इसको प्रवेश करने में मदद करती है, प्रवेश करने से रोकती है, हमारे शरीर में प्रवेश ही ना कर पाए, अंगों तक ना पहुंच पाए, और भौतिक रोध बनाते हैं बेटा, ये कारिकी नहीं बनाते हैं। यही गलत हो गया। विशेष प्रकार के ल्यूकोसाइट्स जैसे कि PMNL जिनको हम बोलते हैं, और लिम्फोसाइट्स हो गए, ये प्राकृतिक मारक नेचुरल किलर सेल्स कोशिकी रोध बनाती हैं, बिल्कुल सही है। वायरस संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन्स नामक प्रोटीन स्रावित करती हैं जो असंक्रमित पड़ोसी कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से बचाती हैं, और ये साइटोकाइन रोध है। ठीक है ना, तो गलत क्या हो गया बेटा आपका? बी गलत हो गया।
आंसर केवल 40% बच्चे, मिसरान खान, विष्णु और सौम्या। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो, निम्न कथनों को पढ़े और सही विकल्प को चुने। आ जाइए, 45 सेकंड दे रही हूँ, दिमाग लगाइएगा। हम्म हम्म चलिए, निम्न कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। सक्रिय प्रतिरक्षा, हमने दो तरीके की प्रतिरक्षा पढ़ी है। एक होती है सक्रिय और दूसरी होती है निष्क्रिय। सक्रिय प्रतिरक्षा जिसमें बॉडी एंटीबॉडीज खुद बनाती है, और निष्क्रिय जिसमें हम बने बनाए एंटीबॉडीज ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो प्रतिरक्षी है वो स्वयं बॉडी बनाती है, स्वयं बनाए जाते हैं। ठीक है, जबकि निष्क्रिय में हम बने बनाए बने हुए प्रतिरक्षी का निवेश करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, और इन दोनों के मैंने दो दो प्रकार बताए हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, तो सक्रिय प्रतिरक्षा तब विकसित होती है जब व्यक्ति की स्वयं की कोशिकाएं संक्रमण के दौरान या वैक्सीन के प्रतिक्रिया स्वरूप एंटीबॉडीज उत्पन्न करती है। सही बात है। कब होगी सक्रिय प्रतिरक्षा? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कब होती है? जब हमें कोई बीमारी लग गई हो, नेचुरली कोई संक्रमक हमारे शरीर में या रोगजनक हमारे शरीर में प्रवेश कर गया हो और उसके बाद हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है उसे मारने के लिए, हो गया आपका नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरा, आर्टिफिशियल एक्टिव कब होता है? जब हम वैक्सीन देते हैं। वैक्सीन में हम कोई भी रोगजनक मृत या कमजोर अवस्था में देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बेटा आपका शरीर उस वैक्सीन में जो आपका रोगजनक आया है उसके विरुद्ध अगर कोई बना रहा है प्रतिरक्षी, तो वैक्सीन हमने आर्टिफिशियली दिया है ना, हमने आर्टिफिशियली रोगजनक उसके शरीर में दिया है। तो ये नेचुरल और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, बिल्कुल सही है। दूसरा, सांप के काटने पर सांप के एंटीवेनोम का इंजेक्शन सक्रिय प्रतिरक्षण का एक उदाहरण है? नहीं, ये निष्क्रिय का है। अब पैसिव में भी दो तरीके थे, एक था आपका नेचुरल पैसिव जिसमें माँ से कोलेस्ट्रम से आईजीए मिल गया, अपरा के द्वारा आईजीजी मिल गया, ये आपका था नेचुरल पैसिव। एक है आपका आर्टिफिशियल पैसिव जिसमें हम टिटनेस के इंजेक्शन दे रहे थे, ठीक है, टीटी टिटनेस टॉक्साइड या एंटीवेनम्स दे रहे थे, तो ये आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। कथन एक और वो दोनों सही हैं, एक गलत है? नहीं, एक सही है, दो गलत है। उत्तर हो जाएगा आपका सी। चलिए, केवल 32% बच्चों का सही है, मिश्रान, काजल और प्रिंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्न कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। यस, मेरा गलत हो गया। जय श्री राम, क्यों गलत हो गया बेटा जी? हम्म ठीक, गलत हो गया।
इस चीज का बेटा बहुत ध्यान रखना हो तो OMR में गलत ना भर दो, यहाँ टिक गलत ना कर लो। वासु की मॉम मेरी भी सुन लो, सुना लो बेटा अपनी भी। चलिए, तो जब प्रतिरक्षा तंत्र अपना और परा, परा मतलब पराया, इनको पहचानने में असफल हो जाता है तो वो अपनी कोशिकाओं को मारने लग जाता है, और इसको हम बोलते हैं स्व प्रतिरक्षा। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं की कोशिकाओं को मार रहा है ना, और शरीर की स्वयं की प्रोटीन्स को नष्ट करने लगता है। इसको हम स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। एडिसन्स रोग और रूमेटाइड अर्थराइटिस इनके उदाहरण है। बिल्कुल सही, तो दोनों सही हो गए है ना। ठीक है, उत्तर हो गया आपका ए। चलिए, लगभग 71% बच्चों का सही है, तुषार, विष्णु और मिस्टर राजा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एड्स लाक्षणिक होता है। एड्स के लक्षण कब दिखने शुरू होते हैं बेटा? हाँ जी, बताइए। तो कब दिखते हैं बेटा एड्स के लक्षण? ये तो नीट में भी आ चुका क्वेश्चन है भाई। एड्स के लक्षण दिखने शुरू होते हैं जब, हम्म, क्यों नहीं हो पाएगा विपिन? यार तुम लोग ना पेपर से पहले ही मत हार लेते हो, ये सबसे गलत चीज होती है यार। जब किलर टी सेल्स, मारक टी कोशिकाओं की संख्या में कमी हो, नहीं। सप्रेसर टी सेल्स की संख्या में कमी हो, नहीं। हेल्पर टी सेल्स की संख्या में कमी हो, या हेल्पर टी सेल्स की संख्या में वृद्धि हो, नहीं। जब हेल्पर टी सेल्स की संख्या कम होने लग जाती है तब जाकर के एड्स के लक्षण दिखने शुरू होते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका सी। चलिए, लगभग 74% बच्चों का सही है, तुषार, आकर्ष और मिस्टर राजा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। आ जाइए। कैंसर कोशिकाएं यह गुण नहीं दर्शाती हैं। कौन सा गुण नहीं दर्शाती हैं? 30 सेकंड का क्वेश्चन है बेटा ये। कैंसर कोशिकाओं में कौन सा गुण नहीं दिखता? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 5 सेकंड का क्वेश्चन है वैसे तो ये। 10 सेकंड लगा लो ज्यादा ज्यादा, 30 सेकंड दिए मैंने। हम्म, कितने मन कर रहा है यहीं से चाटा दूं जो लोग डी लगा रहे हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन भी अगर तुमसे नहीं बन रहा तो समझ लो तुम्हारे बस की बात नहीं है नीट। ट्यूमर उत्पन्न करेंगी, कैंसर कोशिकाएं तो अर्बुद कॉज करेंगी, मेटास्टेसिस कर सकती हैं। अगर मेलिग्नेंट, दो तरीके का ट्यूमर होता है ना, बिनाइन और मेलिग्नेंट। बिनाइन तो एक ही जगह पे रहेगा, मेलिग्नेंट एक जगह से दूसरी जगह पूरे पूरे शरीर में फैल सकता है ना, क्योंकि वो ब्लड में एंटर कर जाता है, और ब्लड जहां जहां जा रहा है वो भी जा सकता है, ब्लड पूरे शरीर में जाता है। संस्पर्श संदमन नहीं होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बताया था। सामान्य कोशिकाएं जब गुणन करती हैं तो पड़ोसी सामान्य कोशिकाओं के जैसे ही संपर्क में आती हैं उन्हें पता लग जाता है कि बस इतना ही अपने को डिवाइड करना है, वो रुक जाती है। लेकिन कैंसर कोशिकाएं जब डिवाइड करती हैं तो पड़ोसी सामान्य कोशिकाओं के संपर्क में आने के बाद भी वो गुणन अपना जारी रखती है। तो वो कांटेक्ट में आने के बाद भी, पड़ोसी कोशिकाओं के स्पर्श में आने के बाद भी अपना डिवीजन नहीं रोकती हैं। ठीक है ना, तो कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी उनकी खत्म हो चुकी होती है। माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टल की कम संख्या, ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका बेटा। इसका कौन ये गुण नहीं दर्शाती है? सी। चलो, मात्र 34% बच्चों का सही है। आकर्ष, नंदिनी, साक्षी। इससे ये भी नहीं कर सकते भाई तो भूल जाओ, तुम्हारा नीट वीट तुम्हारे बस की बात है। 60 सेकंड दे रही हूँ, 4 क्वेश्चन, 4-5 स्टेटमेंट है। चलिए, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो सही नहीं है उनको
टिक करें। चलिए पूरा 1 मिनट दे रही हूँ। हाँ जी, जो सही नहीं है आपको वो टिक कर रहा है। हम्म। कौन सा सही नहीं है? चलिए, तो कैंसर उत्पन्न करने वाले वायरस में वायरस ऑन्कोजीन्स उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। ऐसे वायरस जो कैंसर कॉजिंग होते हैं उनके पास कैंसर कॉजिंग जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, सही बात है। दूसरा, मेलिग्नेंट ट्यूमर उसके मूल स्थान तक सीमित रहता है, ये गलत हो गया। अभी मैंने आपको बताया जो बिनाइन ट्यूमर होता है बेटा वो अपने मूल स्थान तक रहता है। मेलिग्नेंट तो ब्लड में एंटर कर जाता है, ब्लड जहां जहां जा रहा है वो भी वहां वहां जा सकता है, दूसरे अंगों तक फैलता है, ठीक है। कैंसर कोशिकाएं संस्पर्श संदमन नहीं दर्शाती, बिल्कुल सही बात है। एक्स किरणें और इंफ्रारेड किरणें कैंसर जन्य होती हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर कैंसर की पहचान बायोप्सी पर आधारित होती है। एक्स किरणें और इंफ्रारेड किरणें कैंसर जन्य होती हैं। एक्सरेज और इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज होती हैं बेटा, हैं? यूवी रेज जो होती हैं आपकी वो कैंसर कॉजिंग होती हैं, हाँ या नहीं? एक्स रेज और इंफ्रारेड रेज जो होती हैं ये कैंसर जन्य होती हैं, बिल्कुल सही बात है, कैंसर तो कॉज कर ही सकती है। कैंसर की पहचान बायोप्सी पर आधारित होती है, कर सकते हो आप बायोप्सी से भी कैंसर की पहचान कर सकते हो, ठीक है ना। तो कौन सा सही नहीं है? केवल 2 सही नहीं है। ओहो, इसका ऑप्शन होगा केवल 2, और ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं है। तो हम यहाँ पे पोल स्टॉप करेंगे बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रुक जाओ, ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 16। चलिए पोल को यहाँ हम रोकेंगे, हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। स्टॉप। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा जो सही ऑप्शन था वो उसमें था ही नहीं। दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं इसको। नीट बैच अपना है यकीन नीट हिंदी 2025, यकीन नीट हिंदी 2025, सब्जेक्ट है जूलॉजी, स्केड्यूल है ये, ठीक है। कंटिन्यू, आ जाइए बेटा। तो इसका जो एक्चुअल ऑप्शन है वो था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? चलिए 45 सेकंड दे रही हूँ। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बी होगा मैम। क्यों होगा बी भाई? हाँ, यूवी और एक्सरे होगा बेटा, लेकिन इंफ्रारेड नहीं है, यूवी तो है ही ना। हाँ सॉरी, इंफ्रारेड रेज नहीं है, एक्सरेज तो है ही ना कैंसर जन्य। बी है मैम, कुछ भी स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ा करो मैम। एक्सरेज और इंटरफेरॉन्स तो ट्रीटमेंट में यूज होते हैं ना बेटा, एक्सरेज से कैंसर भी होता है। चलिए ध्यान से पढ़ो एक एक स्टेटमेंट अब।
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपार्जित, चलो पहले दे लो आंसर। हम्म, सही नहीं है वो पूछा है। उपार्जित प्रतिरक्षा यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी रोगजनक विशिष्ट होती है, बिल्कुल सही बात है। जिस बीमारी से लड़ने के लिए हमने अपनी बॉडी को प्रिपेयर किया वो केवल उसी रोगजनक को मारेगी। बेटा वो गलत है पिछला वाला, उसमें केवल सेकंड वाला गलत है, बाकी सारे सही है। ठीक है, एक्सरे से भी कैंसर होता है, पढ़ लो एनसीईआरटी की लाइन जा करके। हाँ, मैक्रोफेजेस रोगाणुओं का भक्षण कर उन्हें नष्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। कैनाबिस सटाइवा, जिससे कैनाबिनॉइड्स, ठीक है ना, इसकी पत्तियां, रेजिन और पुष्प क्रम से प्राप्त हेलिसिनोजेनिक रसायन कैनाबिनॉइड्स कहलाते हैं, सही बात है, हाँ या नहीं? ओपियोइड्स एक औषधि है, ठीक है, ओपियोइड्स, ठीक है, जिसका उपयोग रोगी की मानसिक व्याधि सहन करने में सहायता करता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ओपियोइड्स मानसिक व्याधि को सहन करने के लिए बेटा, ओपियोइड्स तो आपके क्या है अपना, क्या है यार, मॉर्फिन, डायस्टाइल मॉर्फिन, ठीक है ना। तो ये आपका गलत है। मैम आप प्लीज क्वेश्चन के टाइम पे नहीं बोलिए, हिमांशी इस तरह चुप नहीं हो सकते, मैं वैसे भी आप लोगों को अवॉइड कर रही हूँ क्वेश्चन के टाइम पे, मैं बिल्कुल ही नहीं बोल रही हूँ। यस, तो आपका डी सही नहीं है, गलत है डी। लेट्स चेक। 59% बच्चों का लगभग सही है, नंदिनी, दिव्यराज और हर्षिता। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 30 सेकेंड। हम्म चलिए, तो निकोटीन को लेने से कौन से हार्मोन का स्तर बढ़ता है? हमने बताया था तंबाकू में होता है निकोटीन, ठीक है। निकोटीन के अलग से टैबलेट्स भी आते हैं तंबाकू वगैरह की आदत छुड़ाने के लिए। तो निकोटीन बेटा एक तरीके से तंबाकू खाने से बोलते हैं एक्टिव हो जाता है माइंड, ठीक है। एक्टिव क्यों हो जाता है? क्योंकि आपके कैटेकोलामीन्स रिलीज होते हैं। कैटेकोलामीन्स मतलब कि एड्रेनलिन और नॉर, ठीक है। उत्तर हो जाएगा इसका डी। लगभग 69% बच्चों का सही है, चंदन, बिहारी, गौरव और हीना सुथार। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। म्यूकस से जुड़े लसिकाभ ऊतक त्वचा पर स्थित विशिष्ट प्रतिरक्षा रोध हैं। कारण है ये लसिकाभ ऊतक टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स और पेयर्स पैचेस में स्थित होते हैं। 45 सेकंड दे रही हूँ, लगाइए। चलिए, सो क्वेश्चन है बेटा, म्यूकस से जुड़े लसिकाभ ऊतक, जिसकी बात हो रही है वो है अपना माल्ट, म्यूकोइज, म्यूकोइड या म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। और माल्ट बेटा आपका पूरे तंत्रिका तंत्र का 50% से ज्यादा भाग बनाता है,
ठीक है। ये त्वचा पर स्थित होते हैं, ये त्वचा पर नहीं होते हैं बेटा। ये आपके जितने भी पथ हैं, आहार नाल हो गया आपका, श्वसन नाल हो गई आपकी, या जनन नाल हो गई, ठीक है, ये त्वचा पर नहीं पाए जाते, ये आपकी नालों में पाए जाते हैं। तो पहला गलत हो गया, ठीक है। ये लसिकाभ ऊतक टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स और पेयर्स पैचेस में स्थित होते हैं, ये तो गलत हो गया बेटा। टॉन्सिल्स अलग हैं, पेयर्स पैचेस अलग है, आपके एडिनॉइड्स अलग हैं। लसिकाभ ऊतक ये वाले जो होते हैं माल्ट, ये आपकी मूत्र जनन नलिका में, ठीक है, कहाँ, मूत्र जनन नलिका में। ये माल्ट आपका आहार नाल में, ये माल्ट आपका श्वसन नाल में, श्वसन नाल में यहां पर उपस्थित होता है। तो ये भी गलत हो गया है ना, तो दोनों गलत हैं, उत्तर हो जाएगा आपका डी। चलिए रिजल्ट देख लेते हैं। केवल 7% बच्चों का सही है, केवल 7% का। क्या कर रहे हो तुम लोग भाई, त्वचा नहीं पढ़ पाए तुम लोग। फर्स्ट सही है मैडम, कहां से सही हो गया बेटा, ये त्वचा पर पाया जाता है। माल्ट त्वचा के ऊपर नहीं पाया जाता है बेटा, स्किन पर कौन सा है, स्किन तो खुद एक भौतिक रोध है, स्किन तो आपके इन्नेट इम्यूनिटी में आता है? और माल्ट भी आपका इन्नेट इम्यूनिटी है, लेकिन त्वचा पर नहीं पाया जाता है भाई। इन्नेट इम्यूनिटी में 4 रोध थे ना, तो पहला आपका था भौतिक रोध, तो भौतिक रोध त्वचा है और भौतिक रोध आपका म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस झिल्ली है। तो त्वचा पर ये माल्ट नहीं पाया जाता, ये म्यूकस झिल्ली में पाया जाता है। म्यूकस झिल्लियां कहाँ कहाँ है, श्वसनाल में, आहार नाल में, मूत्रजनन नाल में। यस, चलिए, तो केवल 7% बच्चों का ये सही है, हर्षित, प्रमोद और फहाद जैक। आखिरी क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर से आपका जो है वो ये रहा। एड्स के उपचार के लिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स बहुत प्रभावशाली हैं। एड्स वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला एक रेट्रोवायरस है। 45 सेकंड दे रही हूं, करिए। हाँ जी, मैम 3.0 की क्लास कब लोगे? ये 1.0, 2.0, 3.0 दोनों मिक्स ही तो चल रही है बेटा, सब मर्ज होकर के रिवीजन हो रहे हैं। हाँ जी, चलिए, तो एड्स के उपचार के लिए एंटी रेट्रोवायरल मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जिडोवुडीन देते हैं हम लोग, ठीक है। ये बहुत प्रभावशाली नहीं है बेटा, मैंने बताया था प्रभावशाली नहीं है, बस कुछ दिन की उसकी लाइफ बढ़ा सकता है, ठीक है। एड्स वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, ठीक है, दोनों गलत हो गए, दोनों गलत हैं, उत्तर हो जाएगा आपका डी। चलिए, केवल 24% बच्चों का सही है, ज्योति, दीप्ति और शांभवी। ओवरऑल लीडर बोर्ड देख लेते हैं। नंदिनी कुमारी नंबर 1 पे हैं, लेकिन 2 इनके भी गलत हैं। जितने भी अपने टॉप 10 में से टॉप 9 हैं, जिनके 2 गलत हैं, नंदिनी, स्काई सर्कल लाडला, काजल यादव, रीमा, सौम्य रंजन एंड सौम्य गंगवार, पूजा हिरवार, असरा, विनेश और हर्षिता। हर्षिता के 3 गलत हैं पूरे, मतलब किसी के भी सही नहीं है। लास्ट चैप्टर है बेटा अपना विकास, जिसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके ऊपर स्क्रीन पर ये रहा। रासायनिक विकास की परिकल्पना के अनुसार जिससे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, सबसे महत्वपूर्ण निर्मित सरल कार्बनिक अणु थे, क्या थे? 30 सेकंड है आपके पास, पोल स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ जी, टेस्ट मार्क्स कैसे आएंगे, क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ोगे। अब तो मैं देख रही हूँ ना तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़े नहीं जा रहे हैं तुम लोगों से, सामने अच्छे खासे क्वेश्चंस गलत कर रहे हो तुम लोग। हाँ जी, क्या है आंसर? चलिए, तो केमिकल
एवोल्यूशन के हिसाब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति सरल कार्बनिक अणुओं से हुई है। वो सरल कार्बनिक अणु क्या थे? तो मिलर के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था सबसे पहले 16-18 दिन बाद क्या बने थे? सिंपल शुगर्स बने, अमीनो एसिड्स बने, ग्लिसरॉल बने, मतलब बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स बने थे। ठीक है, शर्करा और अमीनो अम्ल बने, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स बने, प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स, नाइट्रोजन बेसिस बने। तो ये सब बने थे। उत्तर हो जाएगा आपका डी। चलिए, लगभग 65% बच्चों का सही, मिस्टर राजा, मिस्टर खान और साक्षी। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर मैच दी फॉलोइंग टाइप है। देख लीजिएगा दोनों स्तंभों को और फिर बेटा मैं आपका पोल स्टार्ट करूंगी। मैच दी फॉलोइंग के लिए 30 सेकेंड बहुत है। आ जाइए। पानी पीते रहिएगा। सेकेंड का बी, सबका बी आ रहा है। मैच दी फॉलोइंग तो कम से कम गलत मत किया करो, एक भी कई बार हो जाता है, एक दो में ही आंसर निकल आता है। हाँ जी, फ्रांसिस्को रेडी, लुइस पास्चर, इन सब ने बेटा स्वतः जनन का सिद्धांत जो था उसको वॉन हेलमोंट का, उसको गलत सिद्ध किया था कि ऐसे ही खुद से कुछ नहीं आ जाता है ना। फ्रांसिस्को रेडी ने वो मीट वाला एक्सपेरिमेंट किया था, लुइस पास्चर ने वो स्वान नेक वाला एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो फ्रांसिस्को रेडी ने जीवन के रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया था अपने ओपेरिन हेल्डेन ने। ठीक है, तो डी का हो गया 1, डी का 1। आ जाओ। स्वतः जननवाद को असत्य सिद्ध किसने किया था बेटा? स्वतः जननवाद को असत्य सिद्ध किया था अपने फ्रांसिस्को रेडी ने, लुइस पास्चर ने भी किया था। फ्रांसिस्को रेडी, अब क्या लगाएंगे हम, देखो, हंस की गर्दन जैसे फ्लास्क का प्रयोग, ये बेटा लुइस पास्चर ने किया था। तो बी का हो गया 3, बी का हो गया 3। लो आंसर आ गया अपना बी। और इसके हिसाब से स्वतः जनन के सिद्धांत को सत्य फ्रांसिस्को रेडी और लुइस पास्चर दोनों ने मिलकर किया था, तो ए का हो गया 2। ठीक है, सी का 5, रिचर ने पैंसपर्मिया सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो सी का 5 उत्तर हो गया है आपका बी। चलिए आ जाइए, लगभग 59% बच्चों का सही है, स्काई सर्कल, लाला, लक्ष्मण और नंदिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जीवन की उत्पत्ति का क्रम हो सकता है, क्या रहा होगा? सोचिए जरा। और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। 45 सेकंड दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं। क्या हो सकता है जीवन की उत्पत्ति का क्रम, कैसे कैसे क्या क्या बना? मैम सेकंड ऑप्शन तो सेम है दोनों के लिए। हाँ, लेकिन वो जो आपका फ्लास्क, हमें पता है ना, फ्लास्क तो फ्रांसिस्को रेडी ने नहीं यूज किया था, लेकिन फ्रांसिस्को रेडी फ्लास्क का यूज लुइस पास्चर ने किया था। बाकी स्वतः जनन के सिद्धांत को लुइस पास्चर और फ्रांसिस्को रेडी दोनों ने मिलकर खारिज किया है, दोनों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट से। मैम यकीन 2026 कब चालू होगा? अच्छा 2.0 बोल रहे हो बेटा, 2.0 तो जुलाई अगस्त में चालू होता है, 1.0 मई में चालू होगा। हाँ, यस कृष्णा। चलिए, तो जीवन की उत्पत्ति का क्रम क्या ही रहा होगा? ए, तो पहले आए इनऑर्गेनिक, फिर आए ऑर्गेनिक, फिर ये इकट्ठे हुए कुछ तो प्रोटोबायंट्स टाइप इन्होंने बनाया, फिर ईओबायंट्स बने, फिर सेल बन गए। ठीक है, सही है। कार्बनिक से अकार्बनिक नहीं बने, अकार्बनिक से कार्बनिक बने, कार्बनिक से कोशिका बन गई, नहीं बेटा गलत है ना। उत्तर हो गया अपना ए। चलिए, 68% बच्चों का लगभग सही है, स्काई सर्कल, लाला, आकर्षण, शांभवी। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्न में से कौन सा विकल्प समजात संरचनाओं का सही वर्णन है? समजात मतलब बात हो रही है आपके होमोलोगस ऑर्गन्स की, तो होमोलोगस का कौन सा सही एग्जाम्पल है बताइए, या वर्णन है वो बता दीजिए। यस।
ए, बी भी बोल रहा है कोई, ज्योति बोल रही है बी। चलिए देखते हैं क्या होते हैं समझात अंग बेटा। ऐसे अंग, समझात अंग समान पूर्वजता दर्शाते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, अपसारी विकास दर्शाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सबके पूर्वज समान थे, सबकी संरचनाएं एक जैसी, लेकिन सब अलग अलग परिस्थितियों में जाने की वजह से अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अंगों में संरचनात्मक समानता है लेकिन काम वो अलग अलग कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आंसर हो जाएगा ए। अंगों में संरचनात्मक असमानता है, समान कार्य। ये बेटा आपके तुल्य रूपता हो गया। तुल्य रूपता यानी कि एनालोगस अंग्स, एनालोगस ऑर्गन्स। ठीक है, फिर अंग जिनका आप कोई कार्य नहीं है, ये बेटा आपके अवशेषी अंग हो गए, या इनको हम बोलेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स, है ना, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वे अंग जो केवल भ्रूणीय अवस्था में दिखाई देते, बाद में वयस्क में ऐसा कुछ नहीं। तो उत्तर हो जाएगा बेटा इसका ए। 81% बच्चों का सही है, चंदन, शांभवी और विष्णु। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए, अभिसारी विकास को निम्न लक्षणों द्वारा पहचाना जाता है। अभिसारी विकास, बात हो रही है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यानी कि तुल्य रूपता की। ठीक है ना। चलिए, तो 30 सेकंड मुझे लगता है बहुत है, पिछली बार में 45 सेकंड ज़्यादा हो गए थे। हाँ जी, अभिसारी विकास को कैसे पहचानेंगे आप? चलिए, तो अभिसारी विकास मैंने बोला कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, तुल्य रूपता, जिसमें अलग अलग इनके पूर्वज रहे हों लेकिन एक ही परिस्थिति में आने की वजह से इनके एक जैसे लक्षण डेवलप हो गए। ठीक है, तो या एक जैसे कार्य हो गए। समीपस्थ संबंधित समूहों में असमान, ये तो बेटा आपके होमोलोगस हो गए, समजात, है ना, या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन आप इसको बोल सकते हैं। अपसारी विकास, है ना, इसको आप अपसारी विकास बोल सकते हो। अलग अलग पूर्वजों से संबंधित समूह में सामान्य लक्षणों का विकास। ठीक है, रैंडम मीटिंग नहीं, विभिन्न समूह में सामान्य लक्षणों का प्रतिस्थापन नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका बी, बी। चलिए, लगभग 78% बच्चों का सही है, आकर्ष, हिना और कायसर का लाडला। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्न में से कौन सी संरचनाओं की जोड़ियां समजात हैं? फिर से बोल रही हूँ, होमोलोगस पूछा जा रहा है बेटा। इनमें से कौन से समजात अंगों का समूह है? हाँ जी, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? गलतियों को सुधारोगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा, गलतियों पे गलतियां करते जाओगे तो कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हाँ जी, कौन से समजात अंगों का समूह है? हम्म, चलिए, टिड्डे के पंख, उड़ने वाली गिलहरी के अग्रपाद। तो टिड्डे के पंख बेटा इंसेक्ट है, ये उड़ने के काम आ रहा है, पर ये काइटिन है, काइटिन का बाह्य कंकाल है। और जो उड़ने वाली गिलहरी है, इसके बेटा अग्रपाद हैं जो कि पंख में मॉडिफाई हुए हैं। ठीक है, तो इनकी संरचनाएं अलग हैं लेकिन काम सेम है। ये बेटा आपका एनालोगस ऑर्गन का उदाहरण हो गया। किसका हो गया? एनालोगस का। हाइड्रा के स्पर्शक और तारा मछली की भुजाएं, दोनों का काम है लेकिन संरचना अलग है। ये भी आपका एनालोगस का उदाहरण हो गया। ठीक है, चमगादड़ की अग्रभुजाएं, चिड़िया है, ठीक है, मतलब पक्षी है, और अग्रभुजाएं पंख में मॉडिफाई हो गई हैं। ठीक है, और घोड़े के अग्रपाद, अग्रपाद है लेकिन दौड़ने के काम आ रहे हैं। दोनों की संरचना एक है लेकिन काम अलग है, एक उड़ने के काम आ रहा है, एक दौड़ने के काम आ रहा है। ठीक है, पक्षी और मौत के पंख, तो मौत आपका कीट हो गया,
पक्षी आपका पक्षी है, तो दोनों के काम एक है, लेकिन ये भी आपका एनालोगस ऑर्गन हो गया। काम एक है लेकिन संरचना अलग है। उत्तर हो जाएगा आपका सी। चलिए 61% का सही है लगभग, तुषार, विष्णु और शांभवी। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गैलापागोस आइलैंड पर पाई जाने वाली फिंचेस, फिंचेस यानी कि चिड़िया की अलग प्रकार की चोंच उनकी पोषण की विविध आदतों के कारण अनुकूलित हुई थी, जैसा कि डार्विन द्वारा देखा गया। ये क्या प्रमाणित करता है, क्या पता लगता है इससे? हाँ जी। डन। बी, सी। तो जो डार्विन फिंचेस थे बेटा, वो एक तरीके से अडेप्टिव रेडिएशन बता रहे थे। अडेप्टिव रेडिएशन मतलब जहां जहां जो जाता गया उसके हिसाब से उसने अपना अनुकूलन कर लिया। तो ये सजातीय प्रति समजातीय प्रतिस्पर्धा तो नहीं दिखाता है, अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा दिखा रहा है कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो रहा था। और ये प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति दिखा रहा था कि जैसे जैसे प्रकृति का चुनाव होता गया, प्रकृति चुनाव करती गई, उस हिसाब से बेटा जातियां अलग अलग बनती गई। ठीक है, ये इंटर स्पेसिफिक प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन भी दर्शा रहा है। अब इसमें ज्यादा सही कौन सा है? उत्परिवर्तन द्वारा। बेटा उत्परिवर्तन का कंसेप्ट डार्विन ने दिया ही नहीं था, ठीक है ना। इन्होंने कंपटीशन बताया था कि कंपटीशन होता है, और इन्होंने ये भी बताया था कि आपका प्राकृतिक चुनाव होता है। तो प्राकृतिक चुनाव के द्वारा जातियों की उत्पत्ति होगी, ये ज्यादा सही है। उत्तर हो गया आपका सी। चलिए 67% बच्चों का लगभग सही है, तुषार, मिस्टर राजा और ज्योति। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर। बढ़िया क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, और मैं इसके लिए आपको 60 सेकंड दे रही हूँ। आराम से बेटा पढ़िए और आंसर करिए। यस। चलिए, तो 3 कथन दिए गए हैं, और इन तीनों कथनों को पढ़ करके आपको बेटा इसका आंसर करना है। राइट। पेन कहाँ रख दिया मैंने? चलिए
रूस के ओपेरिन और इंग्लैंड के हेल्डेन, हमने होप करके लिखा था ना, HOPE, होप, चलिए, ने प्रतिपादित किया कि जीवन का पहला रूप पूर्व अस्तित्व वाले अजैविक कार्बनिक पदार्थों से आया होगा, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, और जीवन का यह निर्माण रासायनिक विकास द्वारा आगे बढ़ा। ठीक है, चलिए, तो पहला तो हो गया अपना ट्रू। आ जाओ। चार्ल्स डार्विन, ठीक है, इन्होंने अपनी विश्व की समुद्री यात्रा के दौरे के आधार पर यह निष्कर्ष ये निकाला कि उपस्थित जीव केवल स्वयं के बीच ही समानताओं की अलग अलग कोटि की साझेदारी करते हैं। ठीक है, यह निष्कर्ष निकाला कि जो भी उपस्थित जीव है ये केवल अपने ही बीच की समानताओं की अलग अलग कोटि की भागीदारी या साझेदारी करते, नहीं, अपने ही बीच की नहीं करते बेटा। मेरा रॉन्ग हो गया ममता, कोई बात नहीं, समझो उसको प्लीज। अपने ही बीच की नहीं बेटा, ये वेरिएशंस याद करो, मैंने आपको बताया था कि इनके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, 5 ऑब्जर्वेशंस थे, उनमें से इन्होंने ये देखा था कि एक ही प्रजाति में कई सारे वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, वो वेरिएशंस में जो काम के वेरिएशंस होते हैं, जो उनको बेटर अडेप्टेशन के चांसेस देंगे, उसके चलते बेटा वो आगे वो वेरिएशन अगली पीढ़ी में वंशानुगत होंगे। ठीक है, तो ये अपने ही बीच में समानताओं की अलग अलग कोटि की भागीदारी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये बहुत ही फर्जी स्टेटमेंट है। बी स्टेटमेंट सही है। समरूप संरचनाएं अभिसारी विकास का परिणाम है। समरूप संरचनाएं मतलब तुल्य रूपता की बात हो रही है ना, एनालोगस की बात हो रही है ना। समरूप मतलब एनालोगस, समजात मतलब होमोलोगस, समरूप मतलब एनालोगस। ठीक है, और ये अभिसारी विकास का परिणाम है, बिल्कुल सही, तो उत्तर हो जाएगा बेटा इसका बी। चलिए, बी 50-55% बच्चों का लगभग सही है। आकिल, मिश्रान और नंदिनी। आकिल कहाँ गया था बेटा, अब आ रहा नंबर तुम्हारा। 8th क्वेश्चन था ये अपना। 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, फिर से 1 मिनट दे देती हूँ मैं तुम लोगों को। हाँ जी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ना, 9। हम्म, बी, ए, चलिए, तो सही विकल्प का चयन करना है। अल्फ्रेड वेलेस, इनकी किताब को पढ़ के ही, जिन्होंने लिखा था ना थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ करके, जिसमें मैंने बताया था संसाधन उतनी तेजी से वृद्धि नहीं करते जितनी तेजी से जनसंख्या वृद्धि करती है। ठीक है, तो अल्फ्रेड वेलेस एक प्राकृतिकवाद थे, नेचुरलिस्ट थे, जिन्होंने मलय आर्किपेलागो में काम किया और लगभग डार्विन के ही समय समान निष्कर्षों पर पहुंचे। और इन्हीं की बुक पढ़ने के हिसाब से या पढ़ने के बाद डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, अगस्त वीजमैन ने सावधानी पूर्वक किए प्रयोगों के आधार पर दर्शाया कि जीवन पूर्व उपस्थित जीवन ना। अगस्त वीजमैन ने बेटा थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म दिया था, याद करिए बेटा। ये आप लोगों ने जेनेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि अगस्त वीजमैन ने ये कहा था, ये हमने लेमार्क की थ्योरी में पढ़ा था, जो लेमार्क में कहा था सारे लक्षण वंशानुगत होते, तो अगस्त वीजमैन ने कहा था ना, सारे लक्षण वंशानुगत नहीं होते, केवल वो ही लक्षण वंशानुगत होंगे जो आपकी जर्म कोशिकाओं में आ चुके होंगे या ऐसी सामान्य कोशिकाओं में आ चुके होंगे जिनसे जर्म कोशिकाएं बनेंगी, है ना। तो अगस्त वीजमैन ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वे अंग जिनकी मूलभूत संरचना समान है, संरचना समान है लेकिन अलग काम करते हैं, उनको हम समजात अंग कहते हैं, बिल्कुल सही है। शकरकंद और आलू समजात के उदाहरण है, गलत। शकरकंदी और आलू में
इनका काम एक है, ठीक है। ये आपके एनालोगस ऑर्गन्स हैं। एनालोगस को हमने क्या बोला था अभी हिंदी में, एक मिनट देख लूं मैं पीछे। ये समरूप अंग है, ठीक है ना। ये समजात नहीं है, ये समरूप अंग है। इनका काम एक है कि ये स्टार्च को स्टोर करते हैं। एक तना है, एक जड़ है। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3। उत्तर हो जाएगा बेटा आपका ए। कितनों ने लगाया भाई साहब? ए। चलिए, केवल 43% बच्चे। नंदिनी, सलोनी, स्काई सर्कल, लाडला। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्न में से कौन से कथन प्राकृतिक चुनाव के लिए सही है? चलिए 45 सेकंड देती हूँ छोटे छोटे स्टेटमेंट से। कौन से कथन हम्म ये दृश्य रूप पर कार्य करता है, इसका क्या मतलब हुआ? दृश्य रूप पर कार्य करता है, कोई बताएगा मुझे प्लीज? एक जीव के दृश्य रूप पर कार्य करता है, बताएगा कोई मुझे प्लीज? दृश्य का मतलब क्या है? हाँ जी, 11 बजे क्लास है ना, अभी 10 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो प्राकृतिक चुनाव के लिए अगर हम बात करें, कोई मुझे बता दो यार प्लीज, दृश्य वाला। चलिए, तो उन लक्षणों को बढ़ाने में मददगार है जो उत्तरजीविता प्रजनन को बढ़ाते हैं। यही देखा था हमने ना। वो लक्षण ही आगे जाएंगे जो आपको मदद करेंगे। इन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोला था, जो ज्यादा जनन करने में मदद करेंगे, जो आगे फिनोटाइप बोलते हैं, अच्छा, जो आगे आपको ज्यादा अडेप्टेशन में, अच्छे अडेप्टेशन में हेल्प करेंगे, वो लक्षण बेटा आगे जाएंगे, ठीक है। दूसरा, अनुकूलन का कारण होता है, अडेप्टेशन होता जाएगा, ठीक है। फिनोटाइप होता है दृश्य। ये जीव के दृश्य रूप पर कार्य करते हैं, मतलब इसके फिनोटाइप पर बिल्कुल करेंगे भाई। जब उसके जीनोटाइप उस हिसाब से होंगे तो उनकी बाहरी जो आकृति है वो भी उसी हिसाब से होगी, ठीक है, बिल्कुल सही है। डार्विन द्वारा इसे विकास की क्रियाविधि माना गया। तो डार्विन ने तो नेचुरल सिलेक्शन को ही एवोल्यूशन का कारण बताया था, ठीक है। तो चारों सही है, 1 2 3 और 4। उत्तर हो जाएगा आपका ए। चलिए, लगभग 75% बच्चों का सही है। स्काई सर्कल वाला नंदिनी और नंदिनी, नंदिनी कुमारी और नंदिनी। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए, हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत नहीं होगा यदि। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इन्होंने बोला ही क्या था? जो मॉडर्न थ्योरी था इन्होंने उसी को घुमा करके बोल दिया था। 1 PM पर है, कोई बात नहीं बेटा, अपना खत्म हो जाएगा। हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत नहीं होगा अगर क्या ना हो? हम्म हम्म यस, यस बेटा, कमिंग कमिंग। You wanna have this? लो, hold it, hold it. जनाब अभी सो के उठे हैं। हम्म हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या था बेटा? इन्होंने क्या बोला था? हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो था, हार्डी विनबर्ग का जो सिद्धांत था, इन्होंने ये कहा था कि एक पॉपुलेशन का जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है, जो उसका जीन पूल है, जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, वो समान रहेगी
अगर उसमें 5 चीजें ना हो तो क्या 5 चीजें? कोई प्राकृतिक वरण ना हो, नेचुरल सिलेक्शन ना हो, कोई उत्परिवर्तन ना हो, इसके अलावा उसमें कोई जीन रिकॉम्बिनेशन ना हो, जेनेटिक म्यूटेशन ना हो, जीन माइग्रेशन वगैरह ना हो, ठीक है। तो ये 5 चीजें अगर ना हो तो किसी भी जनसंख्या का जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो जीन पूल जो है वो समान रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्परिवर्तन हो गया या प्राकृतिक वरण हो गया या जीन रिकॉम्बिनेशन हो गया, जेनेटिक माइग्रेशन हो गया, जीन फ्लो हो गया, इन कंडीशन में बेटा एवोल्यूशन होगा, विकास होगा, उसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी बदलेगी। चलिए, तो समष्टि बहुत बड़ी हो, नहीं होगा, सिद्धांत नहीं होगा यदि समष्टि बहुत बड़ी हो, ठीक है। समष्टि में अगर बार बार उत्परिवर्तन हो रहे हैं तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पॉसिबल होगा क्या? नहीं। बहुत बड़ी होगा तब भी नहीं होगा, ठीक है। छोटी पॉपुलेशन में ये काम करेगा। समष्टि की अन्य समष्टियों के साथ अंतःक्रिया करने की कोई संभावना नहीं हो, अगर वो अंतःक्रिया मतलब कोई संभावना ही नहीं है कि वो दूसरी के साथ, मतलब जीन रिकॉम्बिनेशन ही नहीं होगा ना, तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल भी वर्क करेगा। कब नहीं होगा? अगर समष्टि के सभी सदस्यों के बीच स्वतंत्र प्रजनन होता है, रैंडम मेटिंग हो रही है, उस कंडीशन में बेटा, ठीक है ना। अगर किसी भी समष्टि यानी कि जनसंख्या के मनुष्यों के बीच में रैंडम मेटिंग हो रही है, स्वतंत्र प्रजनन हो रहा है, उस कंडीशन में बेटा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, नहीं होगा यदि, नहीं होगा अगर, एक मिनट रुक जा, अगर बार बार म्यूटेशन होगा तो नहीं होगा ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो सही है। नहीं होगा यदि बार बार अगर म्यूटेशन होगा तो हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक वरण नहीं होना चाहिए, जीन रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं, जीन फ्लो और माइग्रेशन एक हो गया, एक चीज और थी, ये 5 चीजें अगर, हाँ प्राकृतिक वरण नहीं होना चाहिए, ये 5 चीजें अगर नहीं होंगी तो हार्डी विनबर्ग सिद्धांत जो है वो बना रहेगा। तो बी हो जाएगा इसका उत्तर, है ना, बी। चलिए आइए, 55% बच्चों का लगभग सही है। नंदिनी, स्काई सर्कल लाला और आकर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैच दी फॉलोइंग है और 45 सेकंड, अरे 30 ही देने थे, चलिए कोई नहीं। हम्म हम्म चलिए, वाजू का नींद मोड ऑन है, दिखा दीजिए। नहीं, जब वो सो के उठता है तो उस टाइम मैं उसको इतनी लाइट वाले रूम में नहीं लेकर के आती हूँ, अभी उधर है। रात भर का सोया हुआ अभी उठा है 10:30 बजे, 12 घंटे सो लिया आज तो ये। चलिए, तो मिलान करिए। सॉल्टेशन, सॉल्टेशन ये उन्होंने बोला बोला था किसने? यूगो डिवरीज ने। उत्परिवर्तन है ना, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक ही चरण में बहुत बड़ा उत्परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, यूगो डिवरीज ने बताया था। ए का हो जाएगा 3, ए का 3। लो आंसर आ गया है अपना पहला ही। दूसरा, जीवन का निर्माण रासायनिक विकास द्वारा आगे बढ़ा, ये ओपन हाल्डेन ने बताया है, तो बी का हो गया 4। लो भैया, प्रजनन योग्यता रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये डार्विन ने बताया था, है ना, तो सी का 1, ठीक है, और डी का 2, जीवन पूर्व अस्तित्व वाले जीवन से आया, ये लुइस पास्चर ने बताया, है ना। लेकिन सबसे पहला जीवन कहाँ से आया ये लुइस पास्चर नहीं बता पाए थे, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। लगभग 60% बच्चों का सही है, स्काई सर्कल, लाडला, नंदिनी और पीहू। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर, फिर से मैच दी फॉलोइंग है, इसमें मैं 30 सेकेंड ही दूंगी। चलिए, हाँ जी, मिलान करिए भाई साहब। वेलिस, माल्थस, हार्डी विनबर्ग और औद्योगिक अतिकृष्णता, मतलब वो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। हम्म
इसमें तो एक ही से आ जाएगा। रॉन्ग हो गया मैम। कोमल क्यों हुआ बेटा रॉन्ग? चलिए, तो यहाँ तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है अपने को। पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हार्डी विनबर्ग का नियम था, है ना। तो सी का हो गया 3, सी का 3, आंसर आ गया अपना डी। आगे मिला लो भाई साहब। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वेस्टर्न बेटलूरिया में मौत में बताया गया था, ठीक है। तो डी का हो गया 2। आ जाइए, माल्थस ने वो पॉपुलेशन पर ऐसे ऑन दी पॉपुलेशन ग्रोथ, ऐसे ऑन दी ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, है ना, वो थ्योरी दी थी अपनी बुक में। तो बी का हो गया 1, ठीक है। और वॉलेस ने बेटा प्राकृतिक चुनाव के सह प्रस्ताव, मतलब प्रस्तावक थे वो। ए का हो गया 4। आंसर एक से ही आ गया था अपना डी। चलिए, तो लगभग 74% बच्चों का सही है, नंदिनी, शिवा और गुड़िया। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डिवोनियन काल को माना जाता है, ये बेटा मैंने आपको उस एक छोटी सी फ्लो सॉरी एक छोटा सा टेबल मैंने बताया है बना करके अलग से, उसमें बताया मैंने आपको डिवोनियन एरा किसको माना जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार। डिवोनियन काल में बेटा मछलियां आई थी, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला भी था कि वहां पे ये आप याद ही कर लो। मैमल्स तो सबसे लास्ट में आए हैं। तो इसका हो जाएगा ए, डिवोनियन काल में मछलियां आई थी। तो 42% बच्चों का सही है। स्काई सर्कल लाला, शमा और नंदिनी। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्न कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। यस, चलिए 45 सेकंड दे देती हूँ, छोटे छोटे स्टेटमेंट हैं। हाँ जी, जीवाश्म चट्टानों में जीवों के बचे हुए कठोर भाग हैं, फॉसिल्स वही है ना। जो रॉक्स हैं उनके बीच में जो भी जीव के बचे हुए भाग हैं, कठोर भाग, उन्हीं को हम फॉसिल्स या जीवाश्म बोलते हैं। और जीवाश्म के अध्ययन को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। ये दोनों बहुत सिंपल से, ठीक है। अलग अलग तलछटी चट्टान, मतलब जब हम किसी भी चट्टान का अध्ययन करते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं वैसे में उसकी उम्र का पता लगता जाता है। जितने नीचे की चट्टान में जो जीवाश्म है वो उतना पुराना होगा, ऊपर की तरफ है वो कम है, ठीक है। तो अलग अलग तलछटी चट्टानों में जीवाश्म का अध्ययन करने से ये पता लगता है कि वे किस भूवैज्ञानिक काल में जीवित रहे होंगे। सही बात है, ठीक है ना। कि जो चट्टान ऊपर है वो नई बनी है, उस चट्टान में जो जीव मिलेंगे मतलब वो अभी जल्दी में मरे होंगे। उससे नीचे वाली चट्टान में जो जीवाश्म मिलेगा उससे हमें उसकी उम्र पता लगेगा कि ये पहले के थे। उससे नीचे वाली चट्टान में जो जीव मिलेगा तो इससे हमें जिस चट्टान में बेटा जीव का हमें अवशेष मिल रहा है उससे हम उसके उम्र का पता लगा सकते हैं, कितना साल पुराना रहा होगा, ठीक है। किस काल में ये जीव रहे होंगे उसका हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। प्रायः जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने के लिए हम रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही है, चारों सही है, 1 2 3 और 4, ठीक है। उत्तर हो जाएगा आपका ए। 82% बच्चों का सही है, आकिल, विष्णु और नंदिनी। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सरीसृपों का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? जिसमें बहुत ज्यादा रेप्टाइल्स ही रेप्टाइल्स थे।
हाँ, गोल्डन एरा ऑफ रेप्टाइल्स क्या है बेटा आपका? हम्म, pick it up. Why don't you pick it up? Finish. And why didn't you switch off light and fan of your room? Finish it. Finish it. There's still no. Yes. रेप्टाइल किस पीरियड में, किस एरा में सबसे ज्यादा देखने को मिले थे? तो पीएमसी है अपना, है ना? पहले पी वाले जो थे प्रोटेरोजोइक वाले, यहाँ पर तो कोई बहुत प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स थे, ठीक है ना? पैलियोजोइक में भी जो इनवर्टिब्रेट्स थे वो सब आए। मीजोजोइक में बेटा रेप्टाइल्स आए, और सीनोजोइक में हम आए हैं, ठीक है? तो मीजोजोइक एरा में आए हैं सी। सी 64% बच्चों का लगभग सही है, तुषार, शांभवी और सौम्या। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ जी, मानव के विकास से क्वेश्चन है, 45 सेकंड दे रही हूँ, आंसर करिए। कौन सा विकल्प मनुष्य के विकास के इतिहास का सही क्रम है? वेट, आई विल कम एंड गिव यू। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत तो रिलेटेड है ही। विच वन? चलिए। तो सबसे पहले आ रहे हैं पैकिंग मैन। ये आप होमो इरेक्टस को बोल सकते हो, होमो इरेक्टस एक तरीके से थे, ठीक है? इनसे आए होमोसेपियंस, होमोसेपियंस के बाद निएंडरथल्स नहीं आए थे, ठीक है? हमने याद किया है, सबसे पहले थे आपके ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस। ड्रायोपेथिकस एप जैसे ज्यादा थे, वनमानुष जैसे। रामापेथिकस हमारे डायरेक्ट लाइन में आते हैं। फिर आए आपके ऑस्ट्रेलोपेथिकस, ठीक है? फिर आए होमो हेबिलिस, होमो हेबिलिस के बाद होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से आए निएंडरथल्स, इधर आ गए क्रोमैग्नन, फिर क्रोमैग्नन से बन गए आपके मॉडर्न मैन, ठीक है ना? तो पहला गलत हो गया। पैकिंग मैन से निएंडरथल्स, निएंडरथल्स के बाद हीडलबर्ग नहीं आए थे, हीडलबर्ग पहले आए थे। पैकिंग मैन के बाद हीडलबर्ग, हीडलबर्ग के बाद निएंडरथल, निएंडरथल के बाद क्रोमैग्नन, बिल्कुल सही है। इनके बाद होमोसेपियंस के बाद ये नहीं आया, तो उत्तर हो जाएगा बेटा आपका सी, है ना? चलो सी आ जाइए। लगभग 50% बच्चों का सही है, तुषार, कायसर का लाड़ा और नंदिनी कुमारी। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। होमो इरेक्टस की मानसिक क्षमता, क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। बताया था मैंने, ऑस्ट्रेलोपेथिकस की थी 500। फिर हेबिलिस आए, हेबिलिस की थोड़ी और ज्यादा थी, है ना? 650 से 800 मान लो। फिर इरेक्टस आए, उनकी तुम बता दो। उसके बाद आए आपके इरेक्टस से इधर निकल गए निएंडरथल्स की, लगभग हमारे से 50 ज्यादा थी, हमारे बराबर थी। फिर आए इधर क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन की हमसे ज्यादा थी, 1650 के आसपास थी। हमारी आपको पता ही है 1450, 1400, 1450 या 1350, 1400 हम बोल देते हैं, ठीक है? यस। होमो इरेक्टस की कितनी थी? तो होमो इरेक्टस की 900 सीसी थी। यस, आंसर हो जाएगा आपका बी। लगभग 75% बच्चों का सही है, तुषार, राजेश और स्काई सर का लाडला। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है, 45 सेकंड दूंगी, स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। हाँ जी, पोल।
गलत हो गया, इतना सिंपल भी कैसे करोगे बेटा तुम लोग, कैसे करोगे तुम लोग? इतनी क्या जल्दबाजी है कि क्वेश्चन भी ढंग से नहीं पढ़ते हो तुम लोग। हम्म। You wanna eat this? I'll give you. After class, I'll give you that. Till then, you finish. It will come. A, B, C. Yes. तो बोगनविलिया और कुकुरबिटा के कांटे और प्रतान समझाता दर्शाते हैं। सही बात है। बोगनविलिया और कुकुरबिटा दोनों के कांटे और प्रतान दोनों ही तने का रूपांतरण है। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति समान है लेकिन काम दोनों के अलग है। जो कांटे होते हैं बेटा वो सुरक्षा देते हैं, और जो प्रतान होते हैं वो एक तरीके से उनको क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, पड़ोसी पेड़ या किसी भी का सहारा लेकर के उठने में मदद करते हैं। तो ये तो सही हो गया। समजात अंग के कार्य समान होते हैं, ये गलत हो गया। समजात अंग क्या होते हैं? जिनकी संरचना समान है लेकिन कार्य अलग है ना, संरचना उद्भव में भिन्न होते हैं, ये गलत हो गया है ना। तो ये समरूप अंगों की बात हो रही है, तो रूपता की बात हो रही है। तो पहला सही है, कारण गलत है। ठीक है, उत्तर हो गया आपका सी। आखिरी क्वेश्चन बेटा आज के लिए देख लेते हैं। 58% बच्चों का लगभग सही है। विष्णु तुषारो स्काई सर का लाडला। लास्ट क्वेश्चन बेटा जो है आपका, ये भी असर्शन रीजन है। 45 सेकंड दूंगी, आंसर करिए। हम्म। हम्म। ए, अभी ऐसा मारूंगी ना पकड़ के, सामने हो तो इतना पिटो ना तुम लोग, इतना पिटो। ऑनलाइन के चक्कर में बचे पड़े हो तुम लोग। चलिए, तो औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले मौत गहरे रंग के पेड़ों के तने से मेल करने के लिए शरीर का रंग गहरा कर लेते हैं। अच्छा, शरीर का रंग गहरा करते हैं ये, या मौत दो रंग के होते हैं, एक होते सफेद, एक होते हैं गहरे रंग के, ब्राउन। वो उनका नेचुरल कलर है, वो अडेप्ट नहीं करते अपने आप को। अडेप्ट करना मतलब वो कैमोफ्लेजिंग कर रहे हैं। कैमोफ्लेजिंग करते हैं क्या? मिमिक्री कर रहे हैं क्या अपनी? नहीं, उनका नेचुरल कलर है व्हाइट और ब्राउन। बस ब्राउन कलर के औद्योगिक क्षेत्र में क्योंकि धुआं है, तने हैं डार्क कलर के, तो वो छुप जाते हैं। तो वो अपने शरीर का रंग गहरा नहीं करते हैं, वो पहले से गहरे रंग के होते हैं, बस वो छुप जाते हैं। गलत हो गया, आगे आओ। उद्योगों से निकलने वाले धुएं से मौत ढक जाते हैं जिससे वो गहरे रंग के दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं होता, पहले से ही गहरे रंग के होते हैं, बस वो तने के साथ छुप जाते हैं गहरे रंग के, जिसकी वजह से जो शिकारी आता है वो सफेद वालों को अटैक करता है, ब्राउन को देख ही नहीं पाता। बच गए? हाँ सचिन, तो दोनों ही गलत है बेटा, है ना। उत्तर हो जाएगा आपका, वेट आई एम कमिंग, डी। चलिए, तो केवल 7% बच्चों ने सही किया, स्काई सर का लाडला, नंदिनी और सुशीला। ओवरऑल अगर हम लीडर बोर्ड की बात करें तो 2 गलत किए हैं 4 बच्चों ने, नंदिनी, स्काई सर का लाडला, काजल और रीमा। इसके बाद 3 गलत किए हैं, हर्षिता, सुशीला, सौम्या, पूजा एंड विनेश। चलो, तो दिस वाज द लास्ट रिवीजन आज के लेक्चर, मतलब हमारे आज के लेक्चर के साथ रिवीजन क्लास खत्म होती है। और अब बेटा हम मिलेंगे, अब हम मिलेंगे बेटा उम्मीद की क्लास में, जिसमें जो अपने बचे हुए 3 चैप्टर्स उनको हम कवर करेंगे। इसके बाद बेटा आप लोगों के लिए, जैसा मैंने बोला, एनसीईआरटी के सभी डायग्राम्स और जो भी टेबल्स हैं उस पर एक अपनी क्लास रहेगी यूट्यूब पे,
और महामैराथन आपके नहाटा सर लेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।